नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नलिनी पांडे और वक्त हो गया है फटाफट 100 का। केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन 22वें दिन भी लगातार जारी। किसान दिल्ली बॉर्डर पर डेरा जमाए हुए हैं। किसानों की मांग है कि सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस ले। किसान आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। डीएमके के तिरुचि सिवा, आरजेडी के मनोज झा और छत्तीसगढ़ कांग्रेस के राकेश वैष्णव की अर्जी पर अदालत सुनवाई करेगी। इनकी मांग है कि कृषि कानूनों को रद्द किया जाए। किसानों पर सरकार के जुल्म के खिलाफ संत बाबा राम सिंह ने आत्महत्या कर ली। वो सिंगू बॉर्डर पर किसानों के धरने में शामिल हुए थे। राम सिंह कजनासी सिंगड़ा गांव के रहने वाले थे। बताया जाता है कि 65 वर्षीय बाबा राम सिंह के हरियाणा और पंजाब के अलावा दुनिया भर में लाखों की संख्या में अनुयायी हैं और वो कई सिख संगठनों में अलग अलग पदों पर रह भी चुके हैं। राम सिंह पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में थे और किसानों के संघर्ष में शामिल भी हुए थे। उन्होंने शिविर की भी व्यवस्थाएं की थी और कंबल भी बांटे थे। संत बाबा राम सिंह का सुसाइड नोट भी सामने आया है। उन्होंने सुसाइड नोट में लिखा है कि किसानों का दुख देखा, वो अपना हक लेने के लिए सड़कों पर हैं। बहुत दिल दुखा, सरकार न्याय नहीं दे रही। संत बाबा राम सिंह का शुक्रवार को अंतिम संस्कार किया जाएगा। इससे पहले करनाल के कल्पना चावला मेडिकल हॉस्पिटल में उनका पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम के बाद बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की मौजूदगी में संत बाबा राम सिंह के शव को सिंगड़ा गांव ले जाया गया। हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने नम आंखों के साथ उनको श्रद्धांजलि दी। शुक्रवार को बड़ी संख्या में गांव सिंगड़ा में हजारों श्रद्धालु अंतिम दर्शन करने पहुंचे। अनुयायियों का कहना है कि राम सिंह ने आत्महत्या नहीं की बल्कि किसानों के लिए शहादत दी। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चड़ूनी भी करनाल पहुंचे और सुसाइड से पहले दिन राम सिंह ने चड़ूनी से मुलाकात की थी और किसानों के मुद्दे पर बात की थी। सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट करके बाबा राम सिंह को श्रद्धांजलि दी। लिखा कि बाबा राम सिंह का निधन संत समाज, देश, राज्य और मेरे लिए अपूर्णीय क्षति। संत बाबा राम सिंह की मौत पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी समेत कई नेताओं ने दुख व्यक्त किया। राहुल गांधी ने बाबा राम सिंह को श्रद्धांजलि देने के साथ मोदी सरकार पर निशाना साधा। राहुल ने ट्वीट किया, कई किसान अपने जीवन की आहुति दे चुके हैं। मोदी सरकार क्रूरता की हद पार कर चुकी है। जिद छोड़ो और तुरंत कृषि विरोधी कानून वापस लो। राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने कृषि कानूनों को लेकर कहा कि स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि सत्य का पहले विरोध किया जाता है, बाद में मजाक उड़ाया जाता है और फिर उसके बाद उसे स्वीकार कर लिया जाता है। रामचंद्र जांगड़ा ने कहा कि किसानों की समझ में आ चुका है कि कानून संशोधन के बाद उनके हक में है। यही वजह है कि कुछ किसान संगठनों ने कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर से मिलकर इसे किसानों के हित में बताया। जांगड़ा ने किसानों को निशाने पर लेते हुए कहा कि आंदोलन के बहाने कांग्रेस ने कद को बड़ा करने में पूरी ताकत झोंक दी। सही मायने में तो कांग्रेस के सामने चुनौती है कि वो देश भर में मिल रहे मोदी के समर्थन को कैसे अपनी तरफ आकर्षित करें। यमुनानगर में बीजेपी के मंडल कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ पहुंचे। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कई मुद्दों पर बातचीत भी की। कहा कि किसान संगठनों की शंकाएं थी जो कि दूर हो चुकी। ओपी धनखड़ ने कहा है कि अब किसान संगठनों ने तय करना है कि कई आंदोलन कई बार वापस ले गए हैं। आंदोलन वापसी में भी उस संगठन की ताकत होती है। धनखड़ ने कहा है कि जो पड़ोस के राज्य हैं, किसान हितैषी होने का ढोंग रच रहे हैं लेकिन खरीदारी नहीं करते। राजस्थान और यहां का भाव देखें। कैथल में पराली की गांठों की प्रोत्साहन राशि देने के लिए 4,682 किसानों ने पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाया। लगभग 30,182 एकड़ एरिया रजिस्टर्ड किया गया, जिसके तहत लगभग 3 करोड़ की प्रोत्साहन राशि किसानों को दी जाएगी। कृषि उप निदेशक ने बताया है कि जिन किसानों ने पराली की गांठें बनवाई हैं उनको सरकार की ओर से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, जो कि 50 रुपए प्रति क्विंटल या 1,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से दी जाएगी। डॉक्टर करमचंद ने बताया है कि इच्छुक किसान अपना आवेदन मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रजिस्टर करवाएं और साथ ही उन्होंने कितने एकड़ एरिया के पराली की गांठें बनाकर कहां पर बेची हैं, सरकार उनके खाते में प्रोत्साहन राशि जमा करवाएगी। फतेहाबाद के भूना शिक्षा विभाग कार्यालय में कार्यरत क्लर्क की रिश्वत लेते वीडियो वायरल हो रहा है। गांव सांचला के एक प्राइवेट स्कूल संचालक से आरोपी ने 12,000 रुपए रिश्वत मांगे थे।
क्लर्क ने 20,000 मांगे लेकिन 12,000 में डील फाइनल करने का आरोप लगा है। कोरोना काल में बंद पड़े प्राइवेट स्कूल खोलने के एवज में रिश्वत ली गई थी। क्लर्क ने स्कूल संचालक से कहा कि रिश्वत नहीं दोगे तो अधिकारी छापे मारेंगे। दिल्ली में बर्फीली हवा बह रही है। एक दिन पहले दिल्ली का तापमान 3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। आज भी दिल्ली की सर्दी में काफी इजाफा। कश्मीर से लेकर उत्तराखंड हिमाचल तक में बर्फ ने इलाकों को जमा दिया है। भारी बर्फबारी से मैदानों में शीतलहर का कहर जारी। उत्तर भारत के तमाम शहर भी दिसंबर में रिकॉर्ड तोड़ सर्दी झेल रहे हैं। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अंतर्गत प्रदेश में बनने वाले विभिन्न प्रोजेक्ट्स की समीक्षा की। बैठक में लोक निर्माण विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा एनएचएआई के अधिकारी भी उपस्थित थे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कई जिलों के उपायुक्त भी इस बैठक में जुड़े थे, जिनके पास लोक निर्माण विभाग का प्रभार है। उन्होंने 2 दिन पहले नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान उन्होंने प्रदेश में एनएचएआई के अंतर्गत चल रहे कई प्रोजेक्ट्स के निर्माण कार्यों में तेजी लाने और कुछ नए प्रोजेक्ट्स को चालू कराने के बारे में विस्तार से बातचीत की थी। सभी उपायुक्तों को 1 सप्ताह में रिपोर्ट भेजने के आदेश हैं। उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि वो 31 दिसंबर 2020 तक प्रदेश में जमीनों की रजिस्ट्री में आने वाले सभी बाधाओं को दूर करते हैं, ताकि 1 जनवरी 2021 से होने वाली रजिस्ट्री समुचित ढंग से हो सके। उन्होंने रजिस्ट्री की नई प्रक्रिया को राजस्व में वृद्धि करने वाला बताया है। कहा कि राज्य के लोग भी इस पारदर्शी प्रणाली से खुश हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि शहरी स्थानीय निकाय के अंतर्गत आने वाली सभी संपत्तियों की आगामी 28 फरवरी 2021 तक प्रॉपर्टी आईडी तैयार कर दें। उन्होंने उन अड़चनों को प्राथमिकता के आधार पर दूर करने के निर्देश भी दिए हैं, जिनका कुछ हिस्सा ग्रामीण क्षेत्र और कुछ हिस्सा शहरी नगर निकाय विभाग के अंतर्गत आने के कारण रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है। इसके साथ ही विदेशों में रहने वाले एनआरआई द्वारा अपनी संपत्ति बेचने के लिए पासपोर्ट का प्रयोग आईडी के तौर पर करने के बारे में भी अधिकारियों को निर्देश दिए गए। रादौर पहुंचे कुरुक्षेत्र सांसद नायब सानी ने कहा कि विपक्ष किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर अपनी जमीन तलाशने की कोशिश कर रहा है, लेकिन देश की जनता जानती है कि पीएम हर वर्ग के लिए काम कर रहे हैं और वो किसानों को भी पीछे नहीं रहने देंगे। किसान आंदोलन को लेकर नायब सानी ने कहा कि किसान आंदोलन अब किसी और के हाथों में चला गया है। कम्युनिस्ट पार्टी, जो कि कभी किसानों की बात नहीं करती थी, आज आंदोलन में सबसे आगे है। नायब सानी ने कहा कि किसान आंदोलन पर राजनीति पूरी चरम पर है। देश विरोधी ताकतों ने शाहीन बाग में जिस तरह से देश के टुकड़े टुकड़े करने की बात कही, और टुकड़े टुकड़े गैंग किसान आंदोलन में आकर घुस गए हैं, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण। हरियाणा जनचेतना पार्टी के मेयर पद के उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा ने नामांकन से पहले पार्टी के प्रत्याशियों और पार्टी की जीत के लिए गुरुद्वारे में अरदास की। वहीं पूरा दिन डोर टू डोर कैंपेन करने के बाद देर शाम हरियाणा जनचेतना पार्टी वी की मेयर पद की उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा अंबाला के प्रसिद्ध गुरुद्वारे साहिब बादशाही बाग में शीश झुकाने पहुंची। यहां पर सिख संगत ने शक्ति रानी शर्मा का स्वागत किया। वहीं शक्ति रानी शर्मा ने एक बार फिर से पार्टी की जीत की अरदास गुरुद्वारे में पहुंचकर मांगी। अंबाला में एजीपी के मेयर पद की उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा का मैराथन प्रचार लगातार जारी है। नामांकन के बाद मेयर पद की उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा एक बार फिर से अपने डोर टू डोर कैंपेन में जुट गई हैं। शक्ति रानी शर्मा ने अंबाला शहर के बलदेव नगर, वाल्मीकि बस्ती और कामला गांव में जाकर डोर टू डोर संपर्क किया और सिलेंडर का बटन दबाने का आग्रह किया। अंबाला में हरियाणा जनचेतना पार्टी वी के मेयर पद के उम्मीदवार जनता के बीच लगातार प्रचार को आगे बढ़ाए हुए हैं। वहीं पर प्रचार के दौर में पार्टी के लिए भगवान के आशीर्वाद भी ले रही हैं। इसी कड़ी में अंबाला के गीता डांगरी स्थित गीता सत्संग भवन पीर जी की कुटिया में पहुंची शक्ति रानी शर्मा ने नतमस्तक होकर आशीर्वाद दिया और पार्टी के प्रत्याशियों की सफलता के लिए प्रार्थना की, साथ ही हवन यज्ञ भी किया। अंबाला में हरियाणा जनचेतना पार्टी वी के मेयर पद की उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा ने नामांकन दाखिल करने के तुरंत बाद ताबड़तोड़ प्रचार में वो जुट गई। शक्ति रानी शर्मा ने नामांकन के तुरंत बाद अंबाला के मनमोहन नगर में खुद के लिए और पार्टी के प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे।
इस मौके पर शक्ति रानी शर्मा ने लोगों के बीच में अंबाला की बदहाली का जिक्र करते हुए कहा कि यहाँ बाकी शहर आगे बढ़ रहे हैं, अंबाला पिछले 10 सालों में उतना ही पिछड़ा है। हमारी पार्टी व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ रही है। मनमोहन नगर इलाके में प्रचार करते हुए पार्टी की मेयर पद की प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा से एक बुजुर्ग महिला बड़तो कौर आकर मिली। यहाँ पर बड़तो कौर ने शक्ति रानी शर्मा का स्वागत किया। उन्होंने पुरानी यादें ताजा करते हुए कहा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा के समय में जो विकास हुआ वो अब नहीं है। बड़तो कौर ने कहा कि हरियाणा जनचेतना पार्टी वी के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने कभी अपने शहर अंबाला और न ही अपनी बहनों को कभी निराश किया। मेयर प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा समेत तमाम उम्मीदवार जी तोड़कर मेहनत में जुट गए हैं, क्योंकि हरियाणा जनचेतना पार्टी का दावा है कि जब तक अंबाला को प्रदेश का नंबर 1 शहर न बना दे रुकेंगे नहीं। अंबाला में हरियाणा जनचेतना पार्टी ने नगर निगम चुनाव के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। अंबाला वासियों में भी हरियाणा जनचेतना पार्टी के प्रत्याशियों के लिए खासा उत्साह देखने को मिला। हरियाणा जनचेतना पार्टी की मेयर पद की प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा ने नामांकन दाखिल किया। शक्ति रानी शर्मा ने नामांकन के दौरान भारी जन समर्थन भी देखा। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा मौजूद रहे। शक्ति रानी शर्मा ने नामांकन से पहले शहर के कई गुरुद्वारों में जाकर पार्टी प्रत्याशियों की जीत के लिए शीश नवाया। उन्होंने अंबाला के सेक्टर 10 और अर्जुनपुरा स्थित गुरुद्वारे में माथा टेककर आशीर्वाद दिया। नामांकन के बाद शक्ति रानी शर्मा ने कहा कि जीतने के बाद अंबाला के युवाओं को नगर निगम रोजगार देना प्राथमिकता होगी। नगर निगम में 2000 से ज्यादा युवाओं को नौकरियां दी जा सकती हैं। इसके लिए जो भी कदम उठाने पड़ेंगे उठाएंगे। अंबाला में आमची को लेकर शक्ति रानी शर्मा ने कहा कि कड़ी मेहनत से आमची लाई गई थी, लेकिन वो नहीं लग पाई, इसलिए एक बार फिर से अंबाला में आमची के लिए कड़े प्रयास करेंगे। दीवाने की विजय स्तंभ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस युवा जागृत सेवा समिति की ओर से विजय दिवस मनाया गया और इस अवसर पर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। महंत चरणदास ने कहा कि देशभक्तों की प्रेरणा आने वाली पीढ़ियों को मिलती रहनी चाहिए। इसके उद्देश्य को लेकर ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। जब भी देश संकट में आया है तो देश की जाबाज सिपाहियों ने देश को महफूज रखा है। विजय दिवस के अवसर पर सिरसा के शहीद स्मारक पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उपायुक्त समेत अधिकारी मौजूद रहे और सैनिकों को सलामी दिखाई। इस अवसर पर पुलिस की टुकड़ी ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। जिला उपायुक्त ने युवाओं से आह्वान किया है कि देश के वीर शहीदों की कुर्बानी से प्रेरणा लें। जिला सैनिक कल्याण बोर्ड के सचिव ने कहा है कि 1971 के भारत पाक युद्ध में जिस वीरता और बहादुरी से हमारे सैनिक लड़े और पाकिस्तानी सेना को हराया, यह हमारे लिए गर्व की बात है। सोनीपत में नगर निगम चुनाव के चलते उपायुक्त ने पूरे जिले में धारा 144 लागू कर दी है। साथ ही सभी थानों में आम लाइसेंस धारकों को अपने हथियार जमा कराने के लिए भी आदेश जारी किए। आदेश में 18 दिसंबर तक आर्म जमा नहीं कराने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए आदेश जारी किए हैं, जिसके तहत आम लाइसेंस नहीं जमा कराने वालों के लाइसेंस रद्द किए जा सकते हैं। गोहाना सिटी थाना के अंतर्गत 532 आम लाइसेंस धारक हैं और उनमें से 70% लोगों ने अपने हथियार जमा करवा दिए हैं। सभी आम लाइसेंस धारकों को फोन करके सूचित किया जा रहा है। खरौंडा के गगसीना गांव में जमीनी विवाद को लेकर 3 लोगों की हत्या कर दी गई। गुस्से परिजनों ने शवों को उठाने से इनकार कर दिया। परिजनों की मांग है कि पहले आरोपियों की गिरफ्तारी हो, उसके बाद शव को उठाया जाएगा। ग्रामीणों के आक्रोश को देखते हुए एसपी करनाल गंगाराम पुनिया ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। इसके साथ ही ग्रामीणों की शिकायत पर एसपी ने थाना प्रभारी को सस्पेंड करने के भी आदेश दिए। गांव में सुबह के वक्त ही 2 पक्षों के बीच जमीन के कब्जे को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद एक ही परिवार के 3 लोगों को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया और आधा दर्जन लोग घायल हुए। परिजनों ने आरोप लगाया है कि जमीन पर शुरू हुई कब्जा कार्रवाई के दौरान थाना मुनक की पुलिस मौके पर थी, लेकिन जब आरोपियों ने फायरिंग की तो पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। ग्रामीणों के आरोप को देखते हुए एसपी ने गांव में पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया और ग्रामीणों को भरोसा दिया कि दोषियों को जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। फरीदाबाद में अब सरकारी अस्पताल अटल बिहारी वाजपेयी अस्पताल के नाम से जाना जाएगा। अब तक अस्पताल बादशाह खान के नाम से जाना जाता था। सरकार ने अस्पताल का नाम बदला है। इससे पहले सरकार अधिग्रहण किए गए गोफील्ड हॉस्पिटल का भी नाम बदल चुकी है। अस्पताल का नाम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया था। सिरसा में लायंस क्लब जागृति नेकी की दीवार एक बार फिर से शुरू हो गई है। ये दीवार आम आदमी के कल्याण का काम करेगी, एक तरह से जनता के लिए और जनता के द्वारा का कॉन्सेप्ट है।
हम लोग इस दीवार पर अपना गैर जरूरी सामान छोड़ जाएंगे और बिना किसी रोक टोक की जरूरतमंद व्यक्ति इस सामान को अपने लिए ले जा सकते हैं। कपड़े, जूते, खिलौने और बर्तन के साथ साथ बाकी चीजें जो कि अनुपयोगी हैं वो किसी जरूरतमंद के लिए काफी उपयोगी सिद्ध हो सकती हैं। क्लब के चार्टर प्रधान ने बताया है कि लॉकडाउन की वजह से नेकी की दीवार को समय के लिए बंद करनी पड़ी। कैथल में शुगर मिल के चीफ इंजीनियर सिद्दीकी की ओर से बड़ी गाड़ियों पर रिफ्लेक्टर लगाकर किसानों और अन्य वाहन चालकों को खतरे से बचाने की कोशिश की गई। सिद्दीकी ने बताया है कि बढ़ती सर्दी और धुंध को देखते हुए वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाए गए हैं। साथ ही वाहन चालकों को जिला प्रशासन ने नियमों के बारे में जानकारी दी और उसे मानने की अपील की। उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में ठंड के चलते कोहरे का खतरा बन सकता है, जिससे निपटने के लिए वाहन चालकों को सरकार द्वारा जारी नियमावली को ध्यान में रखते हुए अपनी गाड़ी को धीमी गति से चलाना होगा। पहाड़ी इलाकों में लगातार बढ़ रही बर्फबारी का सीधा असर अब दिल्ली एनसीआर के इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। वहीं पर गुरुग्राम में तापमान में लगातार गिरावट नोट की जा रही है। गुरुग्राम में 14 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। कोहरे की सफेद चादर भी पूरे शहर में छाई रही। मौसम विभाग की माने तो अगले कुछ दिनों तक इसी तरह की ठंड बरकरार रह सकती है। तापमान में भी लगातार गिरावट जारी रहेगी। रेवाड़ी में सड़कों पर सीजन का पहला घना कोहरा देखने को मिला। कोहरे के कारण वाहन चालकों को काफी दिक्कतें हुई। लाइट जलाकर सड़कों पर रेंगते वाहनों के साथ दुर्घटनाओं की आशंकाएं भी बढ़ गई हैं। कोहरे के साथ साथ ही बढ़ती ठंड ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। कैथल में धुंध और कोहरा पड़ना शुरू हो गया है, जिससे वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ रही है। सड़क पर चलने वाले वाहन चालकों को घने कोहरे का सामना करना पड़ रहा है। करनाल में ट्रॉली से 16 वर्षीय किसान के गिरने से मौत हो गई। किसान को अज्ञात वाहन चालक ने कुचल दिया। 16 वर्षीय किसान पंजाब के नवाज शहर से दिल्ली ट्रॉली से जा रहा था। जैसे नमस्ते चौक पर पहुंचा तो नीचे गिर गया और वाहन ने कुचल दिया। पंचकुला बार एसोसिएशन के बैनर तले वकीलों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी। प्रदर्शनकारियों ने कोर्ट परिसर के बाहर सड़क पर जमकर नारेबाजी की। इनका आरोप है कि सेशन जज वकीलों को तंग करते हैं और उनके साथ दुर्व्यवहार भी किया जाता है। प्रदर्शनकारियों की माने तो वकीलों के प्रति सेशन जज का रवैया ठीक नहीं। बार एसोसिएशन प्रधान सतीश कात्या ने बताया है कि कोर्ट के सभी वकील सेशन जज के रवैये से परेशान हैं, जिसके चलते उन्होंने कोर्ट परिसर के बाहर सड़क पर जाम लगाकर नारेबाजी की। स्वास्थ्य विभाग भिवानी ने कोविड महामारी के खिलाफ अपनी लड़ाई को मजबूत करते हुए भिवानी में कोविड जांच के लिए मॉलिक्यूलर लैब की स्थापना की। अब कोरोना जांच चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल में ही हो पाएगा। भिवानी में स्थापित आरटी-पीसीआर लैब में 1000 सैंपल प्रतिदिन जांच की क्षमता है, जिसे आने वाले कुछ दिनों में बढ़ाकर 2000 तक किया जा सकता है। सीएमओ ने बताया है कि आरटी-पीसीआर टेस्ट के लिए पहले जांच सैंपल रोहतक और आकुहा मेडिकल कॉलेज में भेजे जाते थे, जिसमें आने जाने का खर्च और काफी समय लगता था, लेकिन अब समय पर जांच हो पाएगी। इस मौके पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया है कि भिवानी के सभी सीएससी और पीएससी केंद्रों पर कोरोना टेस्ट के लिए सैंपल लिए जा रहे हैं। शिक्षा विभाग के निर्देशों पर स्कूलों में जाने वाले बच्चों की टेस्ट की जा रहा है। फतेहाबाद में कोरोना के सैंपल ले रहे स्वास्थ्य विभाग की टीम पर एक युवक ने कार चढ़ा दी। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कार चालक को कोरोना सैंपल के लिए रुकवाया था। कर्मचारी ने साइट पर कूदकर अपनी जान बचाई। कर्मचारी के पैर पर चोट आई है। मौके पर तैनात कर्मचारियों ने युवक को काबू किया है और पुलिस के हवाले कर दिया। स्वास्थ्य विभाग की टीम के डॉक्टरों का कहना है कि इस पर कार्रवाई की जाएगी। इसको लेकर शिकायत भी स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पुलिस को दे दी है। गुरुग्राम में सीएम फ्लाइंग की टीम ने 2 फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया है। सेक्टर 49 के आरटी स्पॉट्स में दोनों कॉल सेंटर फर्जी तरीके से चलाए जा रहे थे और गूगल कार्ड के जरिए अमेरिकी लोगों को ठगा जाता था। मुख्यमंत्री उड़नदस्ता गुरुग्राम की टीम को अपने विश्वसनीय सूत्रों के माध्यम से सूचना मिली थी कि अवैध तरीके से कॉल सेंटर चलाया जा रहा है, जिसमें अमेरिकी लोगों के साथ ग्रांट देने का लालच देकर धोखाधड़ी होती है। सूचना मिलते ही मुख्यमंत्री उड़नदस्ता गुरुग्राम की टीम ने कार्रवाई करते हुए सूचना की जानकारी उच्च अधिकारियों को दी, जिसके बाद टीम बनाकर कार्रवाई की गई। आरोपियों से पूछताछ में पता चला कि उन्होंने ऑफिस किराए पर लिया हुआ था और इस कॉल सेंटर को नवंबर 2020 से चलाया जा रहा है। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि कुछ साल पहले ये गुरुग्राम के किसी कॉल सेंटर पर नौकरी करते थे और उसी के दौरान इन्होंने अपना कॉल सेंटर खोलकर अधिक रुपए कमाने के मकसद से ये काम शुरू कर दिया था।
फतेहाबाद में 13 साल के बच्चे ने अपनी मां और एक अन्य शख्स पर मारपीट का आरोप लगाया है और प्रताड़ित करने का आरोप भी है। पुलिस ने बच्चे की शिकायत पर मां और तरुण गोयल नाम के शख्स के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। आरोपियों के खिलाफ मारपीट करने और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत भी केस दर्ज किया गया है। बच्चे की माने तो उसकी मां अपने साथी के साथ मिलकर उसके पिता और उसे प्रताड़ित करती थी। फतेहाबाद के डीएसपी दिलजीत बेनीवाल ने बताया है कि मामले में महिला एवं बाल विकास अधिकारी द्वारा भी शिकायतें की गई हैं। पुलिस इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच कर रही है।